नमस्कार। वीडियो की संख्या में देखते हैं राज्य व्यवस्था यानी भारत की राज्य व्यवस्था और ईपीटी स्पेशल है जो कि बेस्ड ऑन माइंड मैप जीएस वर्ल्ड के एक महत्वपूर्ण नोट्स पर आधारित है। यह लेक्चर देखें तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी पुनर्परीक्षा 2023 के लिए अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। निकालने का आशय हुआ कि यूपीपीएससी द्वारा आयोजित आरओ एआरओ री एग्जाम 2023 के लिए एक लेक्चर अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। इसके अलावा देखें तो यूपीपीएससी द्वारा ही आयोजित अपर पीटी एग्जाम 2025 इसका पीटी एग्जाम अक्टूबर 2025 में प्रस्तावित। इसके अलावा देखें 71वीं बीपीएससी पीटी एग्जाम के लिए भी यह अंक अति महत्वपूर्ण है। इसके अलावा देखें तो एमपीएससी जेपीएससी यूकेपीएससी आरपीएससी और यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के लिए, एसएससी की परीक्षाओं के लिए, यूपीएससी द्वारा आयोजित पेड 2025 के लिए, साथ ही शिक्षक भर्ती के लिए विश्व वाइज भी यह लेक्चर अति महत्वपूर्ण सहायक हो सकता है जो कि भारत की राज्य व्यवस्था पर आधारित है। यानी सिविल सेवाओं एवं अन्य राज्य परीक्षाओं यानी सिविल सेवा और जो राज्य सेवाएं होती है उसके लिए भी लेक्चर भारतीय राज्य व्यवस्था का अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। ये लेक्चर देखें तो बेस्ड ऑन माइंड मैप पर आधारित है। इस नोट्स पर आधारित जो देखें तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस के अनुसार जो है 3 महत्वपूर्ण विषयों को जो है लेक्चर के रूप में जो बना करके इस चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं, जिसके अंतर्गत देखें तो भारतीय इतिहास के तीनों पार्ट जिसमें एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, मिडल इंडियन हिस्ट्री और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के संपूर्ण जो नोट्स बना के चैनल पर अपलोड कर दिए गए प्ले लिस्ट में उपलब्ध है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके सारे लेक्चर को देख सकते हैं। इसके बाद ज्योग्राफी में देखें तो वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी, हालांकि ज़्यादातर देखें यूपीपीएससी के फेवरेट क्वेश्चन इंडियन ज्योग्राफी भी ज़्यादा पूछा जाता है, लेकिन इसमें ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटिव ही आते हैं। तो दोनों पार्ट जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी इंडियन ज्योग्राफी के जो इस नोट्स है यानी बेस्ड ऑन माइंड मैप पर बना करके चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। तीसरा जो हम सब्जेक्ट वाइज देख रहे हैं भारत की राज्य व्यवस्था को देख रहे हैं और इसमें देखें तो कुछ महत्वपूर्ण लेक्चर बनाकर इस चैनल पर अपलोडेड हैं। आप इस चैनल पर जाकर सारे लेक्चर को देख सकते हैं। इसके इंडेक्स का पूरा अवलोकन कर लें जो कि हम देखें कुल मिलाकर 15 टॉपिकों के अंतर्गत ये कवर किया गया है। तो प्रथम देखें 5 टॉपिक पर महत्वपूर्ण लेक्चर बनाकर इस चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। 6वीं टॉपिक में मूल अधिकार को भी बनाकर अपलोड कर दिया गया है। इसके बाद आज की जो टॉपिक है वो डीपीएसपी और कर्तव्य पर है यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी राज्य के नीति निदेशक तत्व और कर्तव्य यानी जो है मौलिक कर्तव्य उस पर आधारित आज का लेक्चर है। जैसा कि हम जानते हैं कि देखिए मूल अधिकार जो है यूएसए यानी जो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया। डीपीएसपी देखें तो ये आयरलैंड के संविधान से अडॉप्ट किया गया भारतीय संविधान में। और मूल कर्तव्य देखें तो ये सोवियत संघ यानी वर्तमान रूस के जो है यह मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। और हमने देखा कि मूल अधिकार में जो देखा हमने कि जो 5 मूल अधिकार हैं फंडामेंटल राइट है वो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। शेष जो है भारतीय और विदेशी दोनों को प्राप्त है और ये नागरिकों का व्यक्तिगत अधिकार है। इसमें मतलब ये कह सकते हैं कि पर्सनल राइट है न कि सामूहिक है। और डीपीएसपी देखें तो यह देखें आपका राज्यों का कर्तव्य है और यह जो डीपीएसपी है यह न्यायालय में विचारणीय नहीं यानी वाद योग्य नहीं है। डीपीएससी राज्यों के कर्तव्य इसमें दिए गए हैं। और डीपीएसपी को जो मूल अधिकार के अधीनस्थ बनाया गया है सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न निर्णयों के अंतर्गत। और मौलिक कर्तव्य देखें तो 11 वर्तमान में मौलिक कर्तव्य हैं जो कि नागरिकों को प्राप्त हैं। तो इसको देखते हैं डिटेल में इस लेक्चर को। इस लेक्चर की शुरुआत में हमने देखा था कि भारतीय संविधान के विकास के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि यानी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट के अंतर्गत ये सारी जानकारी हमने देखा था कि कंपनी का शासन के अंतर्गत प्रमुख एक्ट को हमने विस्तार समझ लिया है। आप इस चैनल पर जाकर लेक्चर को महत्वपूर्ण पे देख सकते हैं। इसके बाद ताज के शासन के अंतर्गत भी महत्वपूर्ण लेक्चर बना के चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। इसके बाद इस लेक्चर में जो है यानी इस चैनल पर संविधान सभा के महत्वपूर्ण नोट्स बनाकर भी इस चैनल पर अपलोड कर दिए गए। आप इस चैनल पर जाकर सारे लेक्चर को देख सकते हैं संविधान सभा से रिलेटेड। तो संविधान सभा के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या को इसमें दिखाया गया है। इसके बाद संविधान सभा की समितियां अध्यक्ष को देख सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद BR अम्बेडकर की प्रारूप समिति जिसके अंतर्गत देख सकते हैं कि इसमें महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। इसके बाद अंतरिम सरकार अक्टूबर 1946 में जो गठित हुआ था। इसके बाद 1947 में स्वतंत्र भारत की प्रथम कैबिनेट जो बनाई गई थी उसको हमने इसे अंतरिम सरकार से तुलनात्मक अध्ययन कर लिया है। संविधान की प्रमुख विशेषताओं को इसमें देखा जा सकता है। इसमें संविधान के एकात्मक लक्षण संघात्मक लक्षण को विस्तार से हमने समझाने का प्रयास किया है। सारी जानकारी दी जा चुकी है। संविधान के स्रोत को देखा जा सकता है। देखें तो इसमें जो अमेरिका के संविधान से हमने देखा कि इसमें मूल अधिकार फंडामेंटल राइट लिए गए और ये सारी जानकारी इस अमेरिका के संविधान से ली गई। इसके बाद देख सकते हैं आयरलैंड के सिद्धांत से डीपीएसपी जिस पर वर्तमान लेक्चर आधारित कर रहे हैं ये लिया गया आयरलैंड सिद्धांत से। और इसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज देखें मूल कर्तव्य सोवियत संघ के संविधान से अडॉप्ट किया गया है। तो संविधान की अनुसूचियाँ यानी 12 अनुसूचियों को देख सकते हैं। यानी मूलतः संविधान 8 अनुसूचियाँ थी लेकिन वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अनुसूचियाँ हैं। संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाएं जो कि संविधान की 8वीं अनुसूची में देख सकते हैं आप।
संविधान के 22 भाग को आप देख सकते हैं, इस पर महत्वपूर्ण लेक्चर बना के चैनल पर अपलोडेड है। राष्ट्रीय प्रतीक को देख सकते हैं, जो राष्ट्रीय प्रतीक में राष्ट्रीय ध्वज, तिरंगा, ट्राई कलर, इसको देख सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत का राज्य को, राष्ट्रीय गान को, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय कैलेंडर को देखा जा सकता है, कुछ अन्य राष्ट्रीय प्रतीक को देखा जा सकता है, भारत सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय दिवस को देखा जा सकता है। ये सारी जानकारी इसमें दी जा सके। इसके बाद पहला जो संविधान का भाग है, भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक संघ और राज्य क्षेत्र, इसको देख सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये सारी जानकारी पार्ट 1 के रूप में दी गई है, केंद्र शासित प्रदेश। इसके बाद प्रस्तावना को देख सकते हैं, प्रस्तावना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये प्रस्तावना के बारे में सारी जानकारी इसमें निहित है। इसके बाद भाग 2 को देखें तो इसका विषय नागरिकता, सिटीजनशिप, इसका अनुच्छेद 5 से 11 तक दिया गया, इसमें भी महत्वपूर्ण जो लेक्चर है यहाँ टॉपिक देख सकते हैं। इसके बाद मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट देखें, जो भाग 3 में है और अनुच्छेद 12 से 35 है, इसमें हमने महत्वपूर्ण रूप से चर्चा कर लिया है। देखें तो संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये सारी जानकारी आप इसमें देख सकते हैं। इसमें मौलिक अधिकार देखें, अक्सर पूछता है, तो 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं और सारे को हमने विस्तार से चर्चा कर लिया है, आप इसको देख सकते हैं इस लेक्चर में। विधि की समक्ष क्षमता को आप देख सकते हैं। विधि की समक्ष जो क्षमता है, इसके अपवाद भी होते हैं, तो अपवाद पर हमला के जो लेक्चर बनाया तो उसमें विस्तार से हमने समझ लिया। इसके अंतर्गत एक अनुच्छेद 31 ग है, इसमें यह प्रावधान है कि कुछ निर्देशक तत्वों, यानी जो कुछ निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी जो होगा, डीपीएसपी होगा को प्रभावित करने वाली विधियों को व्यावृत करने के लिए यह प्रावधान है अनुच्छेद 31 ग में। अर्थात सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जहां अनुच्छेद 31 ग आता है वहां से अनुच्छेद 14 चला जाता है, यानी अनुच्छेद 14 देखें ये चला जाएगा जहां अनुच्छेद 31 ग आएगा। और अनुच्छेद 39 की उपधारा ख या ग में यह कुछ निर्देशक तत्व दिए गए हैं जो कि 31 ग से संबंधित हैं, यानी इसमें हमने विस्तार समझ लिया है। यहाँ आप देख सकते हैं ये सारी जानकारी हमने पूर्व के लेक्चर में दे दिया है। यहाँ पर आप जो महत्वपूर्ण से देखें, भारतीय संविधान में 2 महत्वपूर्ण सबसे शक्तिशाली जो अनुच्छेद 20 और 21 हैं, कल हमने इससे विस्तार चर्चा कर लिया है, इसलिए यहाँ विस्तार चर्चा करने की आवश्यकता नहीं। आप ये सारी जानकारी देख सकते हैं, पूर्व के लेक्चर में निहित है। तो यहाँ पर देखें, संवैधानिक उपचारों का अधिकार में हमने देख लिया था, 5 प्रकार के रिट सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है, इस पर हमने विस्तार से करके लेक्चर में समझ लिया है। तो आप यहाँ भी देख सकते हैं संक्षिप्त रूप में। क्या आप जानते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, केवल नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार और नागरिकों विदेशियों को प्राप्त मूल अधिकार कौन से हैं, उत्प्रेषण को पोस्ट मार्टर करते हैं, सारी जानकारी हमने दे दी है। परमादेश को जागृति काल कहते हैं। अनुच्छेद 33, 34, 35 और यह देख सकते हैं कि अनुच्छेद 358 लागू होने पर अनुच्छेद 19 में जो 6 अधिकारों की गारंटी दी गई स्वतः निलंबित हो जाता है। इसके बाद अनुच्छेद 359 लागू होने पर अन्य मूल अधिकार राष्ट्रपति द्वारा निलंबित किए जा सकते हैं, लेकिन 20 और 21 जो सबसे शक्तिशाली अनुच्छेद हैं, इस 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसको निलंबित की शक्ति नहीं दी गई है। आपातकाल के दौरान भी, यानी आप राष्ट्रीय आपातकाल जो कि 352 के तहत निहित है, तो राष्ट्रपति उसको जो 359 के तहत इन दोनों को अनुच्छेद को निलंबित नहीं कर सकते। ऐसा 44वें संविधान संशोधन 1978 में प्रावधान लाया गया है। ये सारी जानकारी हम देख सकते हैं। पूर्व के लेक्चर में इसमें दिया गया है कि मौलिक अधिकारों में संशोधन सुप्रीम कोर्ट के निर्णय क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें केशवानंद भारती वाद भी है जो कि प्रस्तावना से भी संबंधित है और मौलिक अधिकारों के संशोधन पर भी संबंधित है, केशवानंद भारती वाद। ये सारी जानकारी दे चुके हैं। आज के लेक्चर में चलिए यहाँ शुरू करते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी को देखते हैं, जो संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक यह दिया गया है। हमने देखा कि आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। मूल अधिकारों के साथ निर्देशक तत्व संविधान की आत्मा और दर्शन है। मूल अधिकार के साथ इनको देखें तो निर्देशक तत्व जो है ये संविधान की आत्मा और दर्शन है। उद्देश्य क्या है, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, यानी ये अक्सर एग्जाम पूछता है कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना किससे संबंधित है, तो ये डीपीएसपी राज्य के निर्देशक तत्व से संबंधित है, जो कि संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक है। स्थापना के जरिए आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की पुष्टि, इसमें क्या करना, आर्थिक यानी इकोनॉमिक और सामाजिक लोकतंत्र की पुष्टि करना, इसका उद्देश्य राज्य के निर्देशक तत्व का। इसकी प्रकृति गैर न्यायोचित है, यानी इसका जो नेचर है गैर न्यायोचित है, तथापि कानून की संवैधानिकता मान्यता के विवरण में न्यायालय ने देखता है। अनुच्छेद 37 निर्देशक तत्व देश के शासन में मूलभूत और विधि बनाने में इन्हीं तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य है। ध्यान देना, राज्य का कर्तव्य है जो कि लोक कल्याणकारी राज्य से संबंधित है। कल्याणकारी राज्य शब्द का संविधान में उल्लेख नहीं है, यानी जैसे हमने देखा कि अल्पसंख्यक का भी संविधान में उल्लेख नहीं है, उसी तरह से कल्याणकारी राज्य का उल्लेख नहीं है, लेकिन अक्सर ये जो डीपीएसपी लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना से संबंधित है। यानी इसमें देखें तो जो डीपीएसपी है यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, यानी राज्य का जो नीति निर्देशक तत्व है इसको देखें, यानी यह राज्य की नीति के निर्देशक तत्व जो हैं ये संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक है। वास्तव में डीपीएसपी जो है अनुच्छेद 38 से 51 तक है।
38 से 51 तक है, लेकिन इसमें 36 से 51 जो है अक्सर पूछा जाता है। क्योंकि अनुच्छेद 36 में देखिए, अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा दी गई है, जो कि हमने देखा जो आपका फंडामेंटल राइट था उसमें भी अनुच्छेद जो 12 था वहाँ पर भी राज्य की परिभाषा दी गई थी, उसमें विस्तार समझ लिया है। तो अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा, अनुच्छेद 37 में निर्देशक तत्व के महत्व और प्रकृति को बताया गया है। इसमें नोटेड पॉइंट ये है कि डीपीएसपी का विचार 1937 में निर्मित आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान ने इसे स्पेन के संविधान से ग्रहण किया था, यानी भारत ने आयरलैंड के संविधान से इसको अडॉप्ट किया और आयरलैंड देखें तो ये स्पेन के संविधान से ग्रहण किया था। डॉक्टर अम्बेडकर ने इन तत्वों को विशेषता वाला तत्व बताया। मूल अधिकारों के साथ निर्देशक तत्व संविधान की आत्मा एवं दर्शन हमने देख लिया। ग्रीन विले ऑस्टिन ने डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट को संविधान की मूल आत्मा कहा है। इसके बाद देखें तो इस संवैधानिक निर्देश या विधायिका, कार्यपालिका और प्रशासनिक मामलों में राज्य के लिए सिफारिशें हैं। अनुच्छेद 36 के भाग 4 में राज्य शब्द का वही अर्थ है जो मूल अधिकारों से संबंधित भाग 3 में अनुच्छेद 12 संबंधित है। इसके बाद देखें तो डीपीएसपी केंद्र और राज्य सरकारों के विधायिका और कार्यपालिका अंगों, सभी स्थानीय प्राधिकरणों और देश में सभी अन्य लोक प्राधिकरणों को सम्मिलित करता है। डीपीएसपी भारत शासन अधिनियम 1935 में उल्लिखित अनुदेशों के समान है। तो चलिए इसमें देखते हैं जो महत्वपूर्ण इसमें नोट्स देंगे, हालांकि थोड़ा सा हमने बाहर से इसमें एम लक्ष्मीकांत के भी इनपुट शामिल कर लिए। तो इसमें देखें तो इसका वर्गीकरण कर लेते हैं, निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण कर लें तो हालांकि संविधान में इसका वर्गीकरण नहीं किया गया है, लेकिन इसकी दशा व दिशा के आधार पर इन्हें 3 व्यापक श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पहली इसकी श्रेणी समाजवादी सिद्धांत है, इस संविधान में नहीं दिया गया है, लेकिन इसको जो है इसकी दशा और दिशा के आधार पर 3 व्यापक श्रेणी। तो पहला इसका समाजवादी सिद्धांत है, दूसरा उदार बुद्धिजीवी, यानी पहला जो इसमें समाजवादी सिद्धांत है, दूसरा गांधीवादी सिद्धांत है, तीसरा और अंतिम इसका उदार बुद्धिजीवी में विभक्त किया गया है, यानी वर्गीकरण इसका किया गया है। तो पहला इसका गांधीवादी सिद्धांत और इससे संबंधित समाजवादी सिद्धांत और इससे संबंधित अनुच्छेद को देख लेते हैं। तो यह है कि समाजवादी सिद्धांत, ये सिद्धांत समाजवाद के आलोक में है। ये लोकतांत्रिक समाजवादी राज्य का खाका खींचते हैं। लोकतांत्रिक समाजवादी ने हमें देखा था कि भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद है, न कि साम्यवादी समाजवाद है, जो कि देखें मार्क्सवाद और गांधीवाद के बीच में इस संतुलन का काम करता है। लोकतांत्रिक समाजवाद हमने जो है प्रस्तावना की या उद्देशिका की व्याख्या करते समय लोकतांत्रिक समाजवाद पर विस्तार चर्चा किया था, जिसका लक्ष्य सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना है। इसमें शामिल अनुच्छेद हैं। इसमें लोकतांत्रिक समाजवाद को यहाँ भी ऐड कर लेते हैं, तो जो कि प्रस्तावना में निहित है। तो ध्यान दें कि भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है, न कि साम्यवादी समाजवाद है, जिससे राज्यशास्त्रीय समाजवाद भी कहा जाता है, जिसमें उत्पादन और वितरण के सभी साधनों का राष्ट्रीयकरण और निजी संपत्ति का उन्मूलन शामिल है। लोकतांत्रिक समाजवाद मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यानी जो लोकतांत्रिक समाजवाद है यह भारत में देखें तो वह मिश्रित अर्थव्यवस्था में आस्था रखता है, यानी भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है और भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद है, जहां सार्वजनिक और निजी क्षेत्र साथ साथ मौजूद रहते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का कहना है कि लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य गरीबी, उपेक्षा, बीमारी व अवसर असमानता को समाप्त करता है। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नई आर्थिक नीति यानी 1991 में लाई गई थी ने हालांकि भारत के समाजवादी प्रतिरूप को थोड़ा लचीला बनाया था, यानी सख्त नहीं था। 1991 इसको लचीला बना दिया गया। तो इसमें हमने देखा था कि भारतीय संविधान में देखें तो जो है 3 तरह के न्याय की बात थी। तो इसका लक्ष्य क्या है? सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना है समाजवादी सिद्धांत का। प्रस्तावना में जो 3 तरह के न्याय की बात की गई है उसमें उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय की बात की गई। तो इसमें जो देखें जो समाजवादी सिद्धांत है इसमें सामाजिक न्याय है और आर्थिक न्याय है। पॉलिटिकल न्याय की बात जो है समाजवादी सिद्धांत जो डीपीएसपी है इसमें नहीं कहा गया, यह नोटेड पॉइंट है। और संविधान में 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 2 प्रकार की समानता का भी संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख किया गया है। तो इसमें सबसे पहले देखें अनुच्छेद 38 आता है, हमने देख लिया था। 36 और 37 को ऊपर ही देख लिया। 36 और 37 क्या थे, यानी 37 ये देख सकते हैं। 36 को हमने देखा कि इसमें राज्य का डिफिनीशन दिया गया था। तो इसके बाद 38 से, वास्तव में 38 से ही शुरू होता है। तो इसमें देख सकते हैं अनुच्छेद 38 लोक कल्याण के अभिवृद्धि के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक यानी तीनों प्रकार के न्याय जो कि प्रस्तावना में निहित था। लोक कल्याण के अभिवृद्धि के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय द्वारा सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करना। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसमें आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानता को समाप्त करने का प्रावधान जोड़ा गया है। यानी यह तो अनुच्छेद 38 था, इसमें क्या जोड़ा गया है? 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसमें आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की जो असमानता थी उसको समाप्त करने की बात इसमें जोड़ा गया था अनुच्छेद 38 में। अनुच्छेद 39 क को देख लेते हैं। तो
अनुच्छेद 39 क कहता है सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार है, यानी सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार है। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसमें गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता का भी प्रावधान जोड़ा गया था। कहा सही हुआ कि जो 42वां संविधान संशोधन था उसमें 39A में क्या जोड़ा गया, तो कमजोर वर्गों के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान जोड़ा गया। इसके बाद 39 क को हम देख रहे हैं। इसके बाद 39 ख देखें, यानी इसमें कुल मिलाकर कितने हैं, तो क ख ग घ ङ च तक हैं, यानी 6 इसमें हैं। इसके उप अनुच्छेद हैं 39 में। तो 39 ख देखें तो सामूहिक हित के लिए समुदाय के भौतिक संसाधनों का संवितरण इसमें है। 39 ग धन और उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण रोकना है। और 39 ग देखें, बल्कि 39 घ देखें, समान काम के लिए समान वेतन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 39 जो घ उसमें समान काम के लिए समान वेतन है। इसके बाद 39 संज्ञा देखें, कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति तथा बालकों की सुकुमार अवस्था के दुरुपयोग से संरक्षण करता है। इसके बाद 39 च जो है बालकों को स्वास्थ्य विकास के अवसर, यानी बालकों को स्वास्थ्य विकास के अवसर, ये 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा इसको जोड़ा गया है। इसके बाद समाजवादी सिद्धांत में देखते हैं जो अनुच्छेद आपका, यानी समाजवादी जो सिद्धांत, उसमें पहला हमने देख लिया 38 है, दूसरा इसमें 39 है, जिसके 3 बल्कि 6 जो है सब आर्टिकल इसमें शामिल थे। इसके बाद तीसरा जो समाजवादी सिद्धांत इसमें अनुच्छेद 41 आता है। 40 जो है वो गांधीवादी में है, तो उसको आगे हम चर्चा करेंगे 40 की। तो यहाँ पर देख सकते हैं तो 41 देखें, 41 में क्या कहता है, काम, शिक्षा और बुढ़ापा की दशाओं में लोक सहायता पाने का अधिकार है। यानी काम, शिक्षा, बुढ़ापा की दशा में लोक सहायता पाने का अधिकार क्या है, नागरिकों को है। और एक इसका कर्तव्य है, राज्य का कर्तव्य कि ऐसा करे नागरिकों के लिए। अनुच्छेद 42 देखें, इसमें क्या है, काम की न्याय संगत और मनोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध जो है अनुच्छेद 42 में निहित है। अनुच्छेद 43 में सभी कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर तथा सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर की बात अनुच्छेद 43 में। अनुच्छेद 43 को देखें तो उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भाग लेने के लिए कदम उठाना, ऐसा संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसमें जोड़ा गया। अनुच्छेद 47 देखें तो ये कहता है पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करना तथा लोक कल्याण का सुधार करना इसमें शामिल है। इस प्रकार से इसमें देखें समाजवादी सिद्धांत के अंतर्गत जो अनुच्छेद हैं उसको देख लें कौन कौन से अनुच्छेद इसमें समाजवादी सिद्धांत के अंतर्गत इसमें हैं। तो अनुच्छेद 38 है, अनुच्छेद 39 है, अनुच्छेद 39 जो है देखें तो 39 के साथ साथ इसमें 39 से 4 तक, यानी कुल मिलाकर 6 इसके सब आर्टिकल भी हैं। 4 तक 39 एक विस्तृत अनुच्छेद है। इसके बाद 39 के बाद 41 अनुच्छेद है, 42 है, 43 है, इसके बाद 43A है, इसके बाद 47 जो है यह समाजवादी सिद्धांत के अंतर्गत जो है ये अनुच्छेद है DPSP में। अब देखते हैं गांधीवादी सिद्धांत को। गांधीवादी सिद्धांत के अंतर्गत देखें जो DPSP में अनुच्छेद है, यहीं पर शुरू में ही देख लें तो इसमें 40 है, 43 है, 43 वहाँ पर भी था, 43B है, 43 जो है 43B है, और इसके बाद 46 है, 47 उसमें भी था समाजवादी में। इसके बाद 48 ये देखें तो आपका जो है ये गांधीवादी सिद्धांत के अंतर्गत महत्वपूर्ण अनुच्छेद शामिल किए गए हैं। तो गांधीवादी सिद्धांत को देख लेते हैं जल्दी से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण देखें अनुच्छेद 40 आता है, यानी स्वशासन की शुरुआत के अंतर्गत देखें तो अनुच्छेद 40 जो भारतीय संविधान में निहित है DPSP के रूप में, जो कि 73वां और 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1993 में इसको ऐड किया गया, लेकिन अनुच्छेद 40 तरह से संविधान में पहले से यह दिया गया था DPSP के अंतर्गत। तो ग्राम पंचायतों का गठन और उन्हें आवश्यक शक्तियां प्रदान कर स्व सरकार की इकाई के रूप में कार्य करने की शक्ति प्रदान करना अनुच्छेद 40 का था। अनुच्छेद 43 देखें तो ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों व्यक्तिगत या सहकारी के आधार कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना इसमें शामिल है। अनुच्छेद 43 देखें तो सहकारी समितियां इसमें हैं। सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त संचालन, लोकतांत्रिक निमंत्रण तथा व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देना, इस 97वें संविधान संशोधन 2011 में ये जोड़ा गया था सहकारी समितियों को। और हमने देखा तो जो सहकारी समितियां हैं उसको देखें तो अनुच्छेद यानी जो 9 में देखें तो पंचायतें शामिल हैं, 9 क में देखें तो नगर पालिकाएँ शामिल है, और 9 ख में देखें तो आपकी सहकारी समितियां हैं जो संविधान के भाग 9 में है। तो संविधान के भाग 9 में जो आपका है ये पंचायतें हैं, 9 क में नगर पालिकाएँ, 9 ख में जो है वो सहकारी समितियां हैं। तो इसको हमने जो है स्वशासन के अंतर्गत आगे आएगा उससे विस्तार चर्चा करेंगे। यहाँ पर देखें तो गांधीवादी सिद्धांत के अंतर्गत भी ये शामिल है जो कि DPSP के अंतर्गत है।
इसके बाद अनुच्छेद 46 देखें, यानी अनुच्छेद 46 देखें तो अनुसूचित जाति एवं जनजाति और समाज के कमजोर वर्गों के शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों की प्रोत्साहन और सामाजिक अन्याय एवं पोषण में सुरक्षा देना है। यानी अनुसूचित जाति हो यानी एससी हो, एसटी हो या कमजोर वर्ग हो यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस हो या ओबीसी हो, इसके जितने भी आरक्षण का प्रावधान है यह देखें तो डीपीएसपी के अंतर्गत अनुच्छेद 46 है। और हमने देखा था कि फंडामेंटल राइट के अंतर्गत देखें तो ये सारे प्रावधान देखें तो ये अनुच्छेद 15 के अंतर्गत अनुच्छेद 15 में जो दिया गया है वो यह था कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म के स्थान पर विभेद का निश्चित करता अनुच्छेद 15। लेकिन ये अपवाद स्वरूप इन सबों को आरक्षण का प्रावधान किया गया भारतीय संविधान में, ये अपवाद स्वरूप है। जैसे कि समता के अधिकार अनुच्छेद 14 था, उसमें भी अपवाद था, विधि की समानता की बात करता अनुच्छेद 14, लेकिन यह राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, विदेशी राजनीतिक यूनियनों के अधिकारी तथा सांसद में इसमें अपवाद के रूप में होते हैं, इन पर यह लागू नहीं होता है, यानी पूर्णतः लागू नहीं होता है, सारे प्रावधान लागू नहीं होते हैं। आगे इसमें देखते हैं तो अनुच्छेद 47 आता है। इसमें स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक नशीली दवाओं, मदिरा, ड्रग्स के औषधि प्रयोजन से भिन्न उपयोग पर बैन लगाता है। ये अनुच्छेद 48 वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी आर्टिकल 48 देखें तो गाय, बछड़ा व अन्य दुधारी पशुओं की बलि पर रोक और उनकी नस्लों में सुधार को प्रोत्साहन जो अनुच्छेद 48 करता है। यानी 48 होने का कहने का मतलब इस तरह से पूछा जाए, कृषि एवं पशुपालन का संगठन, यानी इसमें जो है 48 में क्या है, कृषि एवं पशुपालन का संगठन जो है इस विषय समेत अनुच्छेद 48 है। इसके बाद देखते हैं उदार बौद्धिक सिद्धांत के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद शामिल उन अनुच्छेदों को देख रहे हैं तो इसमें 44 है, 45 है, 48 है, 48 ए है, इसके बाद 49 है, 50 है और 51 जो अनुच्छेद जो है उदार बौद्धिक सिद्धांत के अंतर्गत डीपीएसपी में शामिल हैं। चलिए इस अनुच्छेदों को भी बारी बारी से देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 44 देखें तो अनुच्छेद 44 देखें, देश में एक समान सिविल संहिता को लागू करना। तो इसमें देखें अभी चर्चा में 2024 में था वह उत्तराखंड था, क्योंकि वह अपने राज्य में यानी राज्य उत्तराखंड जो देखें भारत में वर्तमान में 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो सबसे उत्तरी राज्यों में उत्तराखंड शामिल है, जो कि 2000 से पूर्व वह उत्तर प्रदेश का ही पार्ट था, लेकिन 9 नवंबर 2000 को जो है उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन करके उत्तराखंड राज्य बना दिया गया। तो यह अनुच्छेद 44 वहाँ पर यानी एक समान सिविल संहिता लागू कर दी गई है। सबसे पहले देखें भारत में एक समान सिविल संहिता गोवा में लागू किया जा चुका है, यानी वर्तमान में 2 राज्य हैं। गोवा जो देखें तो जनसंख्या में सबसे छोटा, जनसंख्या में देखें बल्कि क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य है भारत के 28 राज्यों में, और जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य वो सिक्किम है। और जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य देखें अपने 28 राज्यों में और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे बड़ा राज्य जो जनसंख्या के रूप में उत्तर प्रदेश है, और क्षेत्रफल के रूप में सबसे बड़ा राज्य देखें तो राजस्थान है। तो हमने पूर्व चर्चा इन सब ज्योग्राफी में कर लिया है। तो यहाँ हमने अनुच्छेद 44 को, अनुच्छेद 45 को देखते हैं। अनुच्छेद 45 कहता है कि 14 वर्ष तक की आयु वाले बालकों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा देना है। ये देखें 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसको जोड़ा गया। ध्यान देना है कि ये डीपीएसपी यानी डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी के अलावा देखें तो यह 21 क के अंतर्गत जो है फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार में भी जोड़ा गया है। और आगे हम देखेंगे मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत इसको 11वां जो मौलिक कर्तव्य भी बनाया गया, तीनों में इसको जोड़ा गया है। तो अनुच्छेद 45 किससे संबंधित है, 6 वर्ष तक की आयु वाले बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना। 86 संविधान संशोधन 2000 जोड़ा गया। 6 वर्ष तक की आयु तक निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान जोड़ा गया, यानी 6 वर्ष की आयु तक यानी 0 से 6 वर्ष तक की आयु निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान इसमें जोड़ा गया है। अनुच्छेद 48 देखें तो कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणाली से करना, ये भी शामिल। अनुच्छेद 48 ए देखें, ये 48 तो ऊपर वाले में भी शामिल था, यानी गांधी अधिनियम में भी शामिल था। 48 और 48 ए देखें वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन्य जीवों की रक्षा की बात ये 48 में, इसको 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया। अनुच्छेद 49 देखें तो राष्ट्रीय महत्व वाले घोषित किए गए स्मारक के स्थान या वस्तु का संरक्षण करना। अनुच्छेद 50 न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना, वेरी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 51 देखें तो इसमें लिखित प्रावधान शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की वृद्धि करना, राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानपूर्ण संबंधों की स्थापना करना, अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि मान्यताओं के प्रति आदर बढ़ाना, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थ द्वारा निपटाने के लिए प्रोत्साहन देना अनुच्छेद 51 में शामिल है। इसमें नोटेड पॉइंट यह है कि देखें डीपीएसपी यानी राज्य के निदेशक तत्व में देखें तो 42वें संविधान संशोधन यानी 42वें संविधान संशोधन यानी 42वां जो या 42वें संविधान संशोधन को देखें तो उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी लघु संविधान भी कहा जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें संशोधन किया गया था। तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में निदेशक तत्वों की मूल सूची में 4 तत्व और जोड़े गए थे। इसकी भी राज्य से अपेक्षा रहती है। तो इसमें कौन कौन से जोड़े गए थे वो देख सकते हैं। अनुच्छेद 39 जोड़ा गया। अनुच्छेद 39 में जो देखें तो 39
था ही 39A, हमने देखा 39A, 39A के अलावा देखें तो 43A जोड़ा गया और इसके बाद 48A को इसमें ऐड किया गया। इसके बाद देखें 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा एक जोड़ा गया, इसमें अनुच्छेद 38 में एक और जो है टॉपिक जोड़ दी गई और 86वें संविधान संशोधन 2000 द्वारा अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु को बदल दिया गया और 97वें संविधान संशोधन 2011 द्वारा अनुच्छेद 43 यानी 43 भी जोड़ा गया सहकारी समितियों से संबंधित। यानी कितने संशोधन करके इसमें जोड़े गए तो 42वां, 44वां, 46वां, 97वां संविधान संशोधन करके डीपीएसपी में समय समय पर जोड़े गए। डीपीएसपी को गैर न्यायोचित बनाया गया है। यानी इसको गैर न्यायोचित क्यों बनाया गया, इसके कारण को देख लें। यानी ये गैर न्यायोचित का मतलब से न्यायालय में नहीं लाया जा सकता। तो पहला कारण है देश के पास उन्हें लागू करने के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन नहीं थे। देश में व्यापक विविधता एवं पिछड़ापन इसके क्रियान्वयन में बाधक होगा। स्वतंत्र भारत को नए निर्माण के कारण इससे कई तरह के भागों से मुक्त रखना होगा ताकि उसे इस बात के लिए स्वतंत्र रखा जा सके कि उसके क्रम, समय, स्थान में पूर्ति का निर्णय लिया जा सके। इसलिए संविधान निर्माताओं ने तत्वों को प्रस्तुत करने के लिए व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाया और इन तत्वों की शक्ति निहित नहीं की। उन्होंने न्यायालयी प्रक्रिया से ज़्यादा जागरूक जनता के मतों में विश्वास प्रकट किया था। इसमें नोटेड पॉइंट ये भी कि संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार BN राव जी थे, इस बात की संस्तुति की थी कि वैयक्तिक अधिकार को 2 श्रेणियों में बांटा गया है। न्यायोचित भाग देखें तो मूल अधिकार में भाग 3 में दिया गया है और गैर न्यायोचित निर्देशक तत्व जो भाग 4 में दिए गए हैं, जिसे प्रारूप समिति द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। इम्पोर्टेंट यह है कि अनुच्छेद 37 को देख सकते हैं। अनुच्छेद 37 या आपका जो अनुच्छेद 37 जो यहाँ पर देखा जा सकता है कि समाजवादी सिद्धांत के अंतर्गत अनुच्छेद 37 है, बल्कि यह सिद्धांत से बाहर अनुच्छेद 37 है। यानी 36-37 को हमने देख लिया। अनुच्छेद 37 देखें तो निर्देशक तत्व देश के शासन में मूलभूत और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। अनुच्छेद 37 यानी डीपीएसपी को लागू करने के लिए राज्य की नैतिक बाध्यता ने फंडामेंटल राइट के मध्य टकराव कर दिया। अनुच्छेद 37 की वजह से जो है फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार में के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। इसको देखें, ध्यान दें, इसमें जो जानकारी, इसमें निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन किया गया, यानी इसका जो एक्टिवेशन किस प्रकार से किया गया उसको देख लेते हैं। तो एक्टिवेशन में देखें तो योजना आयोग को 2015 में, यानी देखें तो 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया था। 1950 में इसको भंग करके जो 2015 में देखें तो नीति आयोग लाया गया था। यह निर्देशक तत्वों के द्वारा ही इसका क्रियान्वयन किया गया था। इसके अलावा देखें तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, राष्ट्रीय वन नीति 1988, नरेगा 2006, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना 2001, वन संरक्षण अधिनियम 1980 इत्यादि ये जो है निर्देशक तत्वों के क्रियान्वयन से ही संभव हुए हैं, यानी इन्हीं के क्रियान्वयन से लागू किए गए, बनाए गए। इसके अलावा देखें वैसे तो बहुत कुछ इसमें बनाया गया है। इसके क्रियान्वयन में देखें तो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 भी है, ये सारी जानकारी इसी से ली गई है। इसके अलावा देखें प्रसूति अधिनियम 1961 भी इसी से है। और देखें तो जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण 1956, 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969, सामान्य बीमा का राष्ट्रीयकरण 1971 और साई खर्च की समाप्ति 1971 इत्यादि ये देखें तो इसी से लिए गए हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा जो डीपीएसपी है संविधान के भाग 4 में है, यानी संविधान के भाग 4 में ये हमने देखा कि 36 से 51 तक जो है ये डीपीएसपी में वास्तव रियल रूप में 38 से 51 तक इसमें शामिल किए गए हैं। तो संविधान के भाग 4 से बाहर डीपीएसपी के कुछ और जो है अनुच्छेद मिलते हैं, उसको देख लेते हैं। उक्त निर्देश की प्रकृति में न्याय योग्य नहीं है, यानी डीपीएसपी के बाहर वे कौन से अनुच्छेद हैं, यानी संविधान के भाग 4 के बाहर वे कौन कौन से अनुच्छेद हैं जो कि यह भी न्यायालय में वाद योग्य या न्याय योग्य नहीं, इसको न्यायालय में नहीं लाया जा सकता, लेकिन कार्य यहीं करते हैं डीपीएसपी के। लेकिन डीपीएसपी के भाग 4 में निहित नहीं है। उन अनुच्छेदों को देखें तो ऐसे कुल मिलाकर 3 अनुच्छेद हैं। भाग 16 यानी संविधान के भाग 16 में अनुच्छेद 325 है और भाग 17 यानी संविधान के भाग 17 में देखें तो अनुच्छेद 350 जिसमें मातृभाषा में शिक्षा का प्रावधान किया गया है और भाग 17 में ही अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा का विकास की बात कही गई है। ये देखें तो डीपीएसपी यानी संविधान के भाग 4 से बाहर हैं, परंतु वही कार्य है। ये भी एक राज्यों का कर्तव्य अनुच्छेद 325, 350 का और 351 जो है राज्यों का कर्तव्य बनता है, ड्यूटी बनती है। इनको भी न्यायालय में नहीं लाया जा सकता, यानी न्याय योग्य ये भी नहीं है। आगे जल्दी से देख लेते हैं मूल अधिकारों और निर्देशक तत्वों में टकराव पर सुप्रीम कोर्ट के विचार क्या रहे हैं। हमने देखा कि अनुच्छेद 37 की वजह से ज़्यादा टकराव इसमें हुआ था। तो मूल अधिकारों और निर्देशक तत्वों में टकराव के सुप्रीम कोर्ट क्या विचार हैं। तो चंपाकम दोराई राजन मामला जो कि 1951 में ही आ गया था संविधान के लागू होने के 1 वर्ष बाद ही। तो निर्देशक सिद्धांत और मूल अधिकारों के बीच किसी तरह के टकराव में मूल अधिकार प्रभावी होंगे, तो सिद्धांत मूल अधिकारों के पूरक के रूप में निश्चित रूप से लागू होंगे।
इसके बाद देखें गोलकनाथ मामला 1967 में आता है। निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए मूल अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता, ऐसा गोलकनाथ मामला 1967 में। इसके बाद 25वां संविधान संशोधन 1971 में देखें अनुच्छेद 39 ख एवं ग वर्णित समाजवादी तत्वों को लागू करने वाली विधि को इस आधार पर अवैध घोषित नहीं किया जा सकता कि अनुच्छेद 14, 19 व 31 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है। 42वां संविधान संशोधन जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है 1976 में, इसमें निदेशक तत्व की प्राथमिकता और स्वच्छता के मूल अधिकारों यानी 14, 19 और 31 पर प्रभावी बनाया गया। हालांकि इस विस्तार को मिनर्वा मिल्स मामले में असंवैधानिक और अवैध घोषित कर दिया गया। इसके बाद मिनर्वा मिल्स को भी देख लेते हैं, जिसमें इसको 42वां संविधान संशोधन 1976 में जो अनुच्छेद 14, 19 और 31 पर प्रभावी बनाया गया था डीपीएसपी को, उसको अवैध घोषित कैसे किया गया इसको देख सकते हैं। मिनर्वा मिल्स मामला 1980, सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी कि निर्देशक तत्व मूल अधिकारों के अधीनस्थ हैं, यानी निर्देशक तत्व क्या मूल अधिकारों के अधीनस्थ हैं। भारतीय संविधान मूल अधिकार और निर्देशक तत्वों के बीच संतुलन के रूप में है। ये आपस में सामाजिक क्रांति के वाद से जुड़े हैं। ये एक रथ के दो पहिए के समान हैं तथा एक दूसरे पर लादने से संविधान की मूल भावना बाधित होती है। मूल भावना और संतुलन संविधान के बुनियादी ढांचे की आवश्यक विशेषता है। याद रखना है कि मूल भावना और संतुलन संविधान के बुनियादी ढांचे की आवश्यकता की विशेषता है। मूल यानी बुनियादी ढांचे की आवश्यक विशेषता है। निर्देशक तत्वों के तय लक्ष्यों को मूल अधिकारों को प्राप्त किए बगैर प्राप्त नहीं किया जा सकता। दोनों के बीच में संतुलन, एक रथ के दो पहिए हैं। मूल अधिकारों और निर्देशक तत्वों के बीच संतुलन, ये सारे मिनर्वा मिल्स से संबंधित वेरी इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद मौलिक अधिकार एवं निर्देशक सिद्धांत में अंतर को देख लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है कि मौलिक अधिकार और निर्देशक तत्व में क्या अंतर है। तो पहला तो अंतर यह रहा कि यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया और यह यूएसए के संविधान से लिया गया। संविधान के भाग 4 में या भाग 3 में लागू करने के लिए न्यायालय में नहीं लाया जा सकता, न्यायालय की शरण में जा सकते हैं इसको लागू करवाने के लिए। समाज की भलाई के लिए है, व्यक्ति के अधिकारों के लिए है। राजनीतिक मान्यता इसको है, इसको कानूनी मान्यता है। सरकार के अधिकारों को बढ़ाता है, सकारात्मक है सरकार के लिए। सरकार के महत्व को घटाता है, नकारात्मक है। जबकि नागरिकों के महत्व को बढ़ाता है। सरकार के द्वारा लागू करने के बाद ही नागरिक को प्राप्त है, नागरिकों को स्वतः प्राप्त है, इसको लागू करने की जरूरत नहीं। मौलिक अधिकार नागरिकों को स्वतः प्राप्त है, जबकि ये डीपीएसपी जो है सरकार द्वारा लागू करने के बाद नागरिकों को ये मिलेगा। इसके बाद मौलिक कर्तव्य आता है, यानी इस संविधान के भाग 4 को अनुच्छेद 51 क में जो मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। चलिए इसको भी जल्दी से देख लेते हैं। मौलिक कर्तव्य या फंडामेंटल ड्यूटीज को देख लेते हैं। तो 1976 में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसको लागू किया गया। सोवियत संघ के संविधान से लिया गया। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा मूल अधिकार यानी 10 मूल अधिकारों को जोड़ा गया था। यानी कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसमें 10 मूल अधिकारों को जोड़ा गया था। 11वां मूल कर्तव्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा दिलाना 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया है। मूल कर्तव्यों की विशेषताएं देख सकते हैं इसमें क्या है। मूल कर्तव्य गैर न्यायोचित है, यानी जैसे डीपीएसपी गैर न्यायोचित है, ये भी गैर न्यायोचित है। इसमें कुछ नैतिक कर्तव्य हैं तो कुछ नागरिक कर्तव्य हैं। मूल कर्तव्य केवल नागरिकों के लिए, याद रखना है कि नागरिकों के लिए है। नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य आपस में संबंधित और अविभाज्य हैं। नागरिकों के अधिकार कर्तव्य आपस में संबंधित और अविभाज्य हैं। तो मूल कर्तव्यों की सूची देख सकते हैं। 11 यहाँ मूल कर्तव्य हैं। अक्सर ये एग्जाम पूछ देता है कि कौन से मूल कर्तव्य में शामिल हैं, तो ध्यान दें इसको, एक बार इसको देख लेते हैं। तो ये क्या है? प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। ध्यान दें इसमें राष्ट्रगान है, राष्ट्रध्वज, संस्थाएं और आदर्शों का क्या करना है? पालन करना है, संविधान का पालन करना है। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोएं और उनका पालन करें। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें, उससे अछूनी बनाएं। ये जो कि देखें प्रस्तावना में नहीं थे। देश की रक्षा करें, भारत के सभी लोगों में समरसता और समानता, भातृत्व की भावना का निर्माण करें। हमारी सामाजिक सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे, उसका परिरक्षण करें। इसके बाद देखें तो ये 7वां है प्रकृति पर्यावरण की रक्षा करें, उसका संवर्धन करें। अभी डीपीएसपी में देखा कि 48A में इसको 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। ये इसमें जो है 42वें संविधान संशोधन द्वारा ये भी इसमें शामिल है कि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और संवर्धन करना एक मौलिक कर्तव्य है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञान अर्जन की भावना का विकास करना है। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित करना है। व्यक्तिगत एवं सामाजिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करना। और यह जोड़ा गया 2002 में। तो माता पिता या संरक्षक द्वारा यानी 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान करने का इसमें बात कहा गया है कि जो देखें 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा इसको जोड़ा गया। इसमें नोटेड पॉइंट यह है कि ध्यान दें इसमें राष्ट्रगान है, लेकिन इसमें राष्ट्रगीत नहीं है। राष्ट्रगान जनगण मन अधिनायक जो है वह है शामिल, जो है ये 51 क में या ए में ये शामिल है संविधान के भाग 4 में, लेकिन राष्ट्रगीत इसमें शामिल नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछ देता है कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत जो है वो मौलिक कर्तव्य में शामिल है कि नहीं, तो इसमें राष्ट्रगान शामिल है, लेकिन राष्ट्रगीत इसमें शामिल है। राष्ट्रध्वज शामिल है। संस्थाएं और उसके आदर्श हैं, संविधान का पालन करना इसमें शामिल किया गया है।
इसमें ध्यान देना है कि राज्य के कर्तव्य को राज्य के निदेशक तत्व, राज्य के नीतिक निदेशक तत्व के रूप में शामिल किया गया है। यानी जैसे निदेशक तत्व राज्यों के लिए कर्तव्य, उसी प्रकार से जो यहाँ कर्तव्य वो नागरिकों को दिए गए हैं कि यह मौलिक कर्तव्य उनका होगा, नागरिकों का मौलिक कर्तव्य। जैसा कि अब हम तीनों देख चुके हैं कि जो मौलिक अधिकार हैं और जो राज्यों के कर्तव्य हैं और नागरिकों के कर्तव्य, तीनों पार्ट को हमने इसमें शामिल कर लिया है। तो हमने देखा कि जो मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकार 6 प्रकार के मौलिक अधिकारों की चर्चा ने विस्तार से ऊपर कर लिया है। उसमें से देखिए भारतीय नागरिकों को केवल 5 प्रकार के जो है मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। इसमें 15 है, 16 है, 19 है, 29 और 30 है। शेष देखें तो कुल जो आपके नागरिक और विदेशी दोनों को प्राप्त हैं। लेकिन ये जो 11 जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं या मौलिक कर्तव्य हैं, ये केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। अब इसके आगे जो अगला पार्ट शुरू होगा यानी संसदीय व्यवस्था हम देखेंगे। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। संसदीय व्यवस्था जो होगा, ये सारी जानकारी पूर्व के लेक्चर में दी जाएगी, यानी ये आगामी लेक्चर में नहीं होगा। संसदीय व्यवस्था यानी यह देखा जा सकता है कि हमने जो है भाग 4 को देख लिया, जिसमें अनुच्छेद 51 क था। इसके बाद जो है हम संविधान का भाग 5वां संसदीय व्यवस्था से शुरू करेंगे। इसमें संसदीय व्यवस्था दिया गया है। संसदीय व्यवस्था के बारे में जानकारी दी गई। संसदीय सरकार की विशेषताएं, गुण, संसदीय व्यवस्था के दोष इसमें दिया गया। भारत में संसदीय व्यवस्था की स्वीकार्यता के कारण भारत में ब्रिटिश मॉडल में अंतर क्या दिया गया, सारी जानकारी। इसके बाद यहाँ से संघीय कार्यपाल का भाग 4 अनुच्छेद 52 से 78 यहाँ शामिल है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इस ये जो लेक्चर है वो आगामी लेक्चर होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।